हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। अरुणा शेनबाग ऐसा नाम है जिसे आज भी भारत की चिकित्सा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और मानवता से जुड़ी सभी बहसों में गहरी संवेदना के साथ याद किया जाता है। अरुणा का जन्म 1948 में कर्नाटका के हावेरी जिले में हुआ था। वह एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उनके भीतर असाधारण संवेदनशीलता थी। बचपन से ही वह दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती थी और अक्सर कहती थी कि जीवन का असली अर्थ किसी की सेवा करने में ही है। परिवार ने उसका साथ दिया और उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। नर्सिंग सिर्फ उनकी पढ़ाई या नौकरी नहीं थी, बल्कि उनके भीतर का सपना था, बीमारों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक शांत मिशन। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अरुणा ने मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसे KEM कहा जाता है, में नर्स की नौकरी प्राप्त की। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जहां रोज हजारों मरीजों और सैकड़ों कठिन मामलों का सामना डॉक्टर और नर्सें करती हैं, वहां अरुणा की मर्जी अपने आप में एक अलग ऊर्जा का एहसास कराती थी। वह सिर्फ इंजेक्शन लगाने और दवाइयाँ देने वाली नर्स नहीं थी। वह हर मरीज के पास एक इंसान की तरह पहुंचती थी, मुस्कान देती थी और धीरे से उनका दर्द समझती थी। उन्हें यह एहसास कराती थी कि वह अकेले नहीं है, IC हो, वार्ड हो या इमरजेंसी। अरुणा हर जगह अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाती थी। उसी समय एक खूबसूरत पहलू उनके जीवन में आया, उनकी सगाई का। अरुणा की शादी जल्दी ही होने वाली थी। वह भविष्य में सपनों में खोई रहती थी, घर, परिवार, काम और एक नए लक्ष्य की ओर। लेकिन किसे पता था कि जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जिससे सब कुछ थम जाएगा। सांसें रहेंगी पर जीवन की चेतना उसे दूर चटक जाएगी। 27 नवंबर 1973 की रात KEM हॉस्पिटल में सामान्य दिनों की तरह गतिविधियां चल रही थी। अरुणा अपनी ड्यूटी के बाद यह सुनिश्चित करने निकली थी कि सब कुछ व्यस्त है। कोई गंभीर मरीज तो नहीं जिसकी देखभाल तुरंत जरूरी हो, कोई डॉक्टर सहायता तो नहीं मांग रहा, कोई नर्स अकेली ना रह जाए। वह अपने काम को हमेशा पूरे मन से निभाती थी। लेकिन उस रात अस्पताल की शांत और अंधेरी गलियों में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अस्पताल में काम करने वाले एक वार्ड बॉय ने अरुणा पर हमला कर दिया। हम यहाँ किसी प्रकार का हिंसक वर्णन नहीं देंगे, क्योंकि अरुणा का सम्मान, उनका दर्द और उनकी गरिमा हम सब संवेदनशीलता की मांग है। इतना कहना पर्याप्त है कि इस हमले के कारण अरुणा के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और वह कोमा की स्थिति में चली गई। शरीर जीवित रहा पर चेतना खो गई। अगले दिन जब स्टाफ ने अरुणा को चेतना अवस्था में पाया तो तुरंत उन्हें ICU में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका दिमाग अत्यंत क्षतिग्रस्त हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से न्यूरॉन्स की स्थायी को नुकसान पहुंचा है। वह यह सब ना दुख खा सकती थी और ना बैठ सकती थी, ना बोल सकती थी और ना ही हिल सकती थी, ना अपने आसपास की दुनिया को समझ सकती थी। मेडिकल भाषा में इसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहाँ शरीर तो जीवित रहता है, लेकिन मानसिक चेतना लगभग समाप्त हो चुकी होती है। यह सुनना जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है। कोई व्यक्ति जब हफ्तों तक, महीनों तक, वर्षों तक हॉस्पिटल के बिस्तर से जुड़ा रहे और ना कुछ कहे, ना अपनों के लिए कुछ कर सके, उसका शरीर समय के साथ घाव का घर बन जाए। स्थिति को समझना केवल वही लोग समझ सकते हैं जो रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं। अरुणा का परिवार समय के साथ मुंबई आने जाने में असमर्थ हो गया था, लेकिन अस्पताल यानी उनका दूसरा परिवार कभी नहीं टूटा। KEM हॉस्पिटल की नर्सों ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। उन्होंने रोज अरुणा को नहलाया, उनके बाल धोए और उनके नाखून काटे, उनका शरीर साफ किया और उन्हें
खिलाने के लिए फीडिंग ट्यूब का ध्यान रखा, उनके गाँव की ड्रेसिंग की और उनके कपड़े बदलते और उनकी गरिमा को जीवन भर बनाए रखा। नर्सें कहती थी कि अरुणा उनके लिए सिर्फ एक मरीज नहीं है, वह उनकी साथी थी, उनकी बहन थी, उनके बीच बिताए पुराने समय की यादें थी। हम उसे छोड़ नहीं सकते। कई नर्सें रोती हुई कहती थी कि वह हमारी अरुणा है। अपनी नौकरी करते करते नर्सों ने अरुणा की सेवा को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। किसी ने अपनी छुट्टियों का काम या किसी ने कहीं जाना हो तो कहा जाता है कि अरुणा है, हम यहाँ से कहीं नहीं गए और वहीं रहती थी। यही इस युग में हुआ था जब भारत में नर्सों की तनख्वाह बहुत कम थी और सुविधाएं कम थी और समाज में उनके काम को अक्सर इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह सेवा निभाई 42 सालों तक। अब सवाल उठता है कि हमला करने वाले आरोपी का क्या हुआ। आरोपी मोहन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस समय भारतीय कानून में यौन हिंसा या दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए सजा का ढांचा बहुत कमज़ोर था। कई वजह से इस हत्या के प्रयास और दुष्कर्म जैसे आरोप साबित नहीं किए जा सके। उसे सिर्फ चोरी और हमला जैसे मामूली अपराधों के तहत 7 साल की सजा हुई। यह तथ्य अपने आप में भारत की कानून व्यवस्था को इस समय की कमियों के सामने लाता है और उसे अक्सर अदालतों और मीडिया में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि कैसे एक युवा महिला की पूरी जिंदगी नष्ट हो गई। कानूनी पत्रकार मात्र 7 साल की ही सजा हुई। वक्त बीतता गया, साल एक दूसरे का पीछा करते हुए गुजरते गए। भारत की राजनीतिक बदली, सरकारें बदली, युद्ध हुए, देश में तकनीकें आई, पीढ़ियाँ बदली गई, लेकिन अरुणा के एक कमरे से अरुणा वहीं रही। उनकी आंखों में कभी कभी खुलती जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्द नहीं निकलते। कई डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी स्थिति कभी में बदलाव नहीं आएगा। वह एक जीवित प्रश्न बन चुकी थी जो पूरे देश को पूछा जा रहा था कि क्या सिर्फ शरीर की सांसें बने रहने का मतलब ही जीवन है। समाज में नैतिकता के मंचों में, कॉलेज में, पत्रकारों की रिपोर्टों में चर्चा होने लगी। क्या ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन सहायक ट्यूब और दवाइयों के बांधे रखना ही मानवीय है या उनके मानव अधिकार और गरिमा का अपमान था। यह बहस धीरे धीरे 2010 तक पहुंचती है, जब एक पत्रकार और लेखिका पिंकी बिरानी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि अरुणा की यह व्यवस्था अमानवीय है और उनके पॉजिटिव यानी कि प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति दी जाए। लेकिन कहानी का शायद इस सबसे बयानात्मक और आध्यात्मिक हिस्सा यह था कि इस याचिका का सबसे बड़ा विरोध अरुणा ने खुद के परिवार ने नहीं किया, बल्कि उनकी नर्सों ने किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहा कि उनकी देखभाल हम करते हैं, यह दर्द में नहीं है, वह मुस्कुराती है, वह हमारी अपनी है, हमें उसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, वह हमारी सेवा धर्म के खिलाफ है। यह सिर्फ एक तर्क नहीं है, इट वाज लव। यह नर्सों का विषय का अपनापन था। वह रिश्ता था जो खून का नहीं पर उससे कहीं गहरा था। याचिका पर बहस शुरू हुई। वकीलों, पत्रकारों, लेखक, डॉक्टर, समाज शास्त्री अब अपनी अपनी आवाज़ें रखते हुए पूरा भारत मानो एक नर्स के बिस्तर से चारों ओर जमा हो गया था। शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके दिल का एक सवाल है, मगर यह मेरे घर की बेटी होती तो क्या यही चलता। फरवरी 2015 में डॉक्टरों ने नोट किया कि अरुणा को संक्रमण हो गया है। यह कोई ऐसे सवालों में भावनात्मक होता है जहां मरीज लंबे समय तक स्थिर अवस्था में हो। डॉक्टरों ने उपचार दिया, दवाइयां भी दी, लेकिन संक्रमण बढ़ता गया। 18 मई 2015 की सुबह लगभग 8:30 बजे अरुणा शीनबाग ने अस्पताल के उसी बिस्तर पर अंतिम सांस ली जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम 42 साल बिताए। कोई परिवारजन उनके पास नहीं था, लेकिन पूरा अस्पताल उनका परिवार बन चुका था। नर्सें रो रही थी और कुछ ज़ोर-ज़ोर से और कुछ चुपचाप अपनी आंखें पोंछते हुए। ड्यूटी पर तैनात नर्सें बोली कि आज हमारी अरुणा ने आखिरकार मुक्ति पा ली है।
इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।